हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 159। इससे पहले इस कहानी के 168 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नरेन ने हंसते हुए कहा कि मैं कौन होता हूँ ताने मारने वाला तुम्हारे बेटे को। तो सौम्या भी आंखें दिखाते हुए बोलती है कि अच्छा, मुझसे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी बताइएगा ज़रा मुझे। तो नरेन बोलता है कि अरे, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि तुमसे पहले मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड होती। ना बाबा, ना तुम्हारे सिवा हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरे ज़माने में। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो नील ने भी नरेन को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा कि अरे नहीं मिस पुरोहित, अगर गर्लफ्रेंड होगी भी तो क्या आपको ये बता देंगे क्या? आपको क्या लगता है कि मिस्टर राठौड़ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? इनके ज़माने में ज़रूर होगी। तो नरेन ने भी कुछ नहीं कहा और सौम्या ने नरेन को देखकर गुस्से से कहा कि नील, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड तो इनकी पक्का होगा, बस मुझे ये बता नहीं रहे हैं। तो नरेन ने अभी एक बार हैरानी से नील की तरफ देखा और फिर दूसरी बार सौम्या की तरफ देखा और फिर सौम्या के कान में धीरे से बोलता है कि सौम्या, तुम भी ना बच्चों के सामने ये क्या बोल रही हो? मैं कैसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा अपने लाइफ में? कभी नहीं, बुढ़ा हो गया हूँ अब मैं। अब ऐसी बातें शोभा नहीं देती है मुझ पर। सौम्या भी कुछ और कहती उससे पहले ही नील ने फिर से कहा कि अरे मिस्टर राठौड़, आप कहाँ से बुढ़े नजर आते हो? आप तो अभी भी जवान हो, अभी भी आप धैर्य से भी ज्यादा जवान लगते हो। और ये कहकर तो नील फिर से हंसने लगता है और फिर नील को देखकर सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। और फिर नरेन ने भी अपनी नाव में गर्दन हिलाकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि यार, लड़का कभी नहीं सुधरने वाला, कभी नहीं सुधरेगा, ये सुधर ही नहीं सकता है, इसके खून में सुधरना है ही नहीं। ये और शुभ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक नंबर के बदमाश हैं। इधर दूसरी तरफ धैर्य जो गुस्से में बालकनी में चक्कर लगा रहा था, उसने ठीक से ना तो खाना खाया था और ना ही वहां पर किसी के साथ बात करी थी। तभी संकल्प और निर्भय वहां पर आ जाते हैं। तो संकल्प ने धैर्य को देखा और कहा कि यार, अब इतना ज्यादा गुस्सा करने का क्या फायदा है? जब नानू तुझसे पूछ रहे थे तब तूने सही सही बता देता ना कि अब इधर उधर चक्कर घूम के क्या फायदा है। अब अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा है तू। तो धैर्य ने भी अब संकल्प की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखकर कहा कि संकल्प, चुप हो जा यार, कभी तो तू चुप हो जाया कर तो घड़ी के लिए, मुझे कुछ सोचने दे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्भय भी बेड पर आराम से पसरता हुआ बोलता है कि यार, क्या करना है? नानू को जाकर सब कुछ सच सच बता दे और तू ना कुछ भी नहीं सोच सकता है। मेरा यकीन मान, नानू और नानी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे तेरे ऊपर, बल्कि धानी को बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। एक बार उनसे तू बात तो करके देख। तो धैर्य ने भी हाथ हिलाकर कहा कि कैसे कैसे बात करूं मैं मम्मी पापा से? क्या कहूं उनसे यार, बता अब तू ही। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है अपने मम्मी पापा के सामने ऐसे बोलने की। और फिर अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि शादी कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, ये सब कितने सवाल करेंगे वो मुझसे? इसके माँ बाप कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये अच्छी घर की है या फिर नहीं है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे तो धानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं धानी के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता हूँ, बस इसके अलावा कि वो एक अनाथ लड़की है। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि माँ एक अनाथ लड़की को अपना लेगी, वो उसे अपनी बहू मान लेगी? मुझे नहीं लगता है माँ उसे कभी भी अपनाएगी। यार, आजकल तो सबको अपने रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना। माँ पापा को भी अपनी रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा यार? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो संकल्प बोलता है कि यार, तू पागल तो नहीं हो गया है? नानू और नानी पहले तुझसे प्यार करते हैं, उसके बाद अपनी रेपुटेशन से। और फिर कौन सी रेपुटेशन में ये लिखा हुआ है कि अनाथ लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं? तो धैर्य बोलता है कि यार, एक और प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि धानी के मन में अभी मेरे लिए क्या है। वो अब कॉलेज भी जाने लगी है, उसके अंदर भी फीलिंग्स डेवलप हो गई होंगी ना। क्या पता कॉलेज में उसके साथ कोई लड़का हो और उसे वो पसंद करने लगी हो। वैसे भी वो भी ना उदयपुर जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो चुका है अब। तो निर्भय बोलता है कि मतलब तू ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि धानी का कोई बॉयफ्रेंड हो, वो किसी और से प्यार करने लगी हो? धैर्य हाँ में अपनी गर्दन हिलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही लो वॉइस में कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया है अभी तक, कभी उसके साथ इस तरह से वक्त भी नहीं गुजारा है। उसे लगे कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ या मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स है। वो तो है ही एकदम बच्ची जैसी, उसे तो पता भी नहीं है कि कुछ समझ में भी आता होगा या फिर नहीं। संकल्प
ने भी कहा कि अच्छा तुझे क्या लगता है कि तू उसे अगर प्रपोज करेगा तो वो मना कर देगी, वो तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो धैर्य भी सोफे पर बैठ गया और फिर उसने अपना सिर पकड़कर बोला कि प्लीज़ भाई, मुझे ना इस बारे में अभी कोई भी बात नहीं करनी है, फिलहाल तो मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो संकल्प ने भी धैर्य के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि यार चल फिर बियर पीने चलते हैं, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। तो तीनों ही अब प्रताप हाउस से निकल गए थे। नियति अपने कमरे में ही थी, उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसकी शादी को भी बस अभी एक ही दिन हुआ था और निव्यांश जो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था, उससे सही से बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि निव्यांश का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो बहुत ही जल्द मान जाएगा। लेकिन था तो अभी वो बहुत ही गलत टाइम पर, जब नियति को उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन निव्यांश वो तो बस जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था नियति पर। तो नियति भी अब इधर उधर चक्कर लगा रही थी और फिर तभी उसे कुछ अचानक से याद आता है, उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो नियति ने भी अपना फोन उठाया और फिर निव्यांश को कॉल कर दिया, लेकिन निव्यांश ने अभी भी उसका फोन रिसीव नहीं किया था। नियति ने फिर से एक बार ट्राई किया और निव्यांश के पास कॉल किया, तो निव्यांश ने इस बार भी फोन को रिसीव नहीं किया था। नियति फोन को देखकर थोड़ा सा गुस्से से बड़बड़ाती हुए बोलती है कि वाह, लगता है छोटे पैंथर जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं मुझसे। उसके बाद उसने फिर से एक बार कॉल ट्राई किया, लेकिन इस बार भी निव्यांश ने फोन रिसीव नहीं किया था। नियति ने कई बार निव्यांश को कॉल किया और फिर इस बार निव्यांश ने थोड़ा सा फोन उठाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि क्या बात है नियति, तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो? थोड़ी बहुत अकल तुम्हारे अंदर है भी या फिर नहीं? मैं मीटिंग रूम में हूँ, समझी तुम, और तुम हो कि बार बार बस मुझे फोन पर फोन किए जा रही हो। इतना फोन क्यों कर रही हो मेरे पास? तो नियति, मुझे न लगता था कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम तो दिन पर दिन पागल बनती जा रही हो, बिल्कुल बेवकूफ लड़की हो तुम। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा हूँ यहाँ पर जो फ्री होकर तुमसे बात करूंगा। काम करना होता है ऑफिस आकर, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? निव्यांश अगर ऑफिस में होगा तो काम कर रहा होगा, तुम्हारी तरह वो फ्री नहीं बैठा होगा जो तुमसे बातें करेगा। नियति की आंखों में तो आंसू आ गए थे, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा बुरा सा सपना देख रही और फिर जल्द ही वो सपना खत्म हो जाएगा और फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगे। फिर भी नियति ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर कहा कि निव्यांश, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? क्या हो क्या गया है आपको? मैं कह रही हूँ ना, मैंने संकल्प को मना किया था, मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ वो ये मजाक करे, लेकिन वही शरारत करने पर उतारू थे, तो मैं क्या करूँ? तो निव्यांश ने फिर से गुस्से में कहा कि सुन लिया है मैंने, समझ भी गया हूँ मैं, अब कृपया करके मुझे बख्श दो। तुम बार बार फोन करके मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज, अब रख दो फोन और करना मत फोन दोबारा। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ शादी होगी, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुमने तो पूरी तरह से मेरा मूड ही खराब कर दिया, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर निव्यांश अभी फोन को कट करने ही वाला था कि तभी नियति बोलती है कि अच्छा ठीक है निव्यांश, मेरी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मुझसे नाराज मत रहिए। आप अब क्या सारी जिंदगी ऐसे ही नाराज रहोगे क्या मुझसे? आगे से संकल्प की बातों में कभी भी नहीं आऊंगी, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जो आपको अच्छी ना लगती हो। प्लीज निव्यांश मान जाइए ना, सच कह रही हूँ, पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज आप तो माफ कर दीजिए। तो निव्यांश अभी थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ बोलता है कि कर दिया माफ तुम्हें, प्लीज रख दो ना फोन, अब मैं सच में बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहा हूँ। तो नियति ने एक बार फिर से अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखा और फिर से बोलती है कि शाम को तो आकर बात करोगे ना आप मुझसे? तो निव्यांश ने अभी फिर से एक बार जवाब नहीं दिया था और फिर सीधा फोन कट कर दिया। नियति को तो जैसे अब रोना आ गया था, उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। निव्यांश का पहली बार ऐसा बिहेवियर देखकर वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तो नियति भी थोड़ी देर तक वहां पर बैठकर रोती रहती है और फिर वहीं पर अवनी नियति के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसने अभी नियति का सिसकना सुना था, उसे हल्की हल्की सी आवाज लगी कि नियति अभी शायद रो रही है। फिर उसने अंदर जाकर नियति को देखने लगी तो उसने देखा कि नियति अभी जमीन पर बैठी हुई बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। अवनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान थी उसे ऐसा देखकर, उसे तो जैसे जान पर ही बनाई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नियति के शादी के अगले ही दिन ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है। तो अवनी अभी जल्दी से नियति के पास आकर बोलती है कि नियति, नियति क्या हुआ है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम इतना क्यों रो रही हो? जैसे ही नियति ने अवनी की आवाज सुनी तो उसने अपने आंसू को जल्दी से पोंछ कर कहा कि कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था। तो अवनी बोलती है कि देखो सच सच बताओ मुझे नियति कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? जिया दी की याद आ रही है क्या
तुम्हें, अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है तो मैं तुम्हें अभी उनके पास लेकर चलूँगी। तो नियति को भी लगा कि शायद यही बहाना बिल्कुल ठीक रहेगा। उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मम्मी पापा की याद आ रही है मुझे। तो अवनी बोलती है कि तो इसमें रोने वाली क्या बात है बेटा, अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लो ना, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। और फिर 2 दिन बाद तो तुम्हारी पग फेरे की रस्म है ना, तुम तो वैसे ही इतना ज़्यादा रो रही हो जैसे कोई छोटी सी बच्ची रोती है। तुम्हें तो अपने घर जाना ही है ना 2 दिन के बाद। अरे तुमने अपनी 2 माँ को छोड़ा है तो क्या हुआ, यहाँ तो तुम्हारी 4 माँ है, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना। तो नियति ने अवनी को देखा और फिर अवनी ने भी हंसकर कहा कि हाँ हाँ, माँ ही हूँ, सास नहीं बनूंगी तुम्हारी, समझे तुम? तो अवनी ने भी अभी नियति को खड़ा किया और फिर सोफे पर बैठाकर प्यार से कहा कि अच्छा, ये तो हुआ तुम्हारा झूठ, अब सच बताओ कि तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही थी? मुझे सब पता है, तुम ऐसे इतना बहाना ना बनाया करो मुझे। तो नियति बोलती है कि कुछ नहीं मम्मी। तो अवनी ने फिर से कहा कि देखो नियति, अगर अपने दिल की बात किसी को भी नहीं कहोगी ना तो वो अंदर ही अंदर जख्म बन जाएगा और फिर तुम ऐसा जख्म अपने दिल में बनेगा कि तुम्हें हर पल वो चुभता रहेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो वो बताओ, यार निव्यांश ने कुछ कहा है तुमसे तो तुम्हारी उससे या फिर लड़ाई हुई हो? तो नियति ने भी ना में गर्दन हिला दी और फिर अवनी ने एक बार फिर से जोर देते हुए नियति से कहा कि नियति प्लीज बताओ मुझे कि क्या हुआ है, और अगर नहीं बताओगी ना तो सच कहती हूँ मैं तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करती हूँ और फिर उनसे कह दूंगी कि तुम्हारी बेटी को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, ले जाओ अपनी बेटी को हमेशा के लिए, फिर तो ठीक है ना? ये सुनते ही नियति ने हैरानी से भी अवनी की तरफ देखा तो अवनी बोलती है कि हाँ और क्या ही कहूँगी मैं तुम्हारे मम्मी पापा को, तभी तो तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जिया दी जब तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखेंगी तो बेचारी क्या ही सोचेंगी, क्या सोचेंगी, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। कैसे है नियति के ससुराल वाले जो उसे पहले दिन ही इतना ज़्यादा रुला रहे हैं, उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखो अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लेक्चर भी दे चुकी हूँ, अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है, अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा है। तो नियति बोलती है कि वो ना निव्यांश कल से मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं मम्मी। ये सुनते ही अवनी तो काफी ज्यादा हैरानी से नियति को देखने लगी थी, उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि नियति क्या बोल रही है और फिर बोलती है कि क्यों क्यों नहीं कर रहा है वो बात तुमसे, क्या हुआ है? तो नियति सिर झुका लेती है। तो अवनी ने भी फिर से पूछा कि बताओ मुझे कि क्या हुआ है। अवनी के बहुत ज्यादा पूछने पर नियति से भी रहा नहीं गया और फिर नियति ने अपनी सारी बातें सब कुछ अवनी को बता दिया था और सारी बातें बताने के बाद नियति हाथ जोड़कर बोलती है कि प्लीज निव्यांश को कुछ भी मत कहना, आप प्लीज उन्हें बिल्कुल भी मत डांटिएगा, वो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप अगर उन्हें कुछ भी कहेंगी ना तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो अवनी ने भी हैरानी से नियति की तरफ देखते हुए कहा कि मतलब तुम चाहती हो कि मेरा बेटा गलत करे और फिर मैं उसे डांटूं भी ना, उसी के साथ तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं? नियति बोलती है कि वो मुझसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहेंगे मम्मी, जल्द ही मान जाएंगे, प्लीज़ आप परेशान मत हो। तो अवनी ने कहा कि देखो नियति, पति पत्नी में नाराज़गी रूठना मनाना सब कुछ चलता रहता है, ये बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये सब कुछ शादी के अगले ही दिन से नहीं शुरू हो जाता है। ये वक्त था जब निव्यांश तुम्हें संभालता, तुम्हें प्यार करता, तुम्हारे साथ वक्त बिताता, तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाता, लेकिन देखो वो तो अपनी फाइल उठाकर ऑफिस चला गया, वो भी तुमसे नाराज होकर। तो नियति बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, लेकिन अब प्लीज आप ना अभी उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, वो बेकार में ही सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेंगे और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो अवनी बोलती है कि अच्छा कुछ भी नहीं कहूंगी मैं उसे। तो नियति ने कहा कि वादा वादा करिए ना आप। इतना कहकर नियति ने अपना हाथ अवनी की तरफ आगे बढ़ाया। तो अवनी ने भी अपना हाथ नियति के हाथों पर प्यार से रखकर कहा कि हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ नियति, मैं तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं कहूँगी, ना ही उससे कोई सवाल करूँगी, कुछ भी नहीं। तभी दिशा उस कमरे में आते हुए बोलती है कि भाभी लंच में क्या बनाऊँ मैं? अवनी ने भी दिशा की तरफ देखते हुए कहा कि तुम पनीर और पुलाव बना लो, मैं अभी आती हूँ। तो दिशा भी वहाँ से जाने लगी और फिर तभी अवनी बोलती है कि और हाँ आज लंच लेकर मैं जाऊँगी, तो ड्राइवर से बिल्कुल बोल देना कि वो मेरा गाड़ी में इंतजार करे। तो दिशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नियति ने कहा कि प्लीज माँ उन्हें कुछ भी मत कहना आप। तो अवनी ने कहा कि मैंने अभी तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं कहूँगी, कोई भी सवाल तक नहीं पूछूंगी उसे, तो मैं तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं कहूँगी, ओके तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अवनी के चेहरे पर अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि जब
शादी नहीं हुई थी तो आगे पीछे घूमता रहता था नियति की, और जब अब शादी हो गई है तो चीज़ों की कदर ही नहीं कर रहा है। जैसा बाप वैसा ही बेटा, बाप ने मुझे रुलाया और फिर बेटा मेरी बहू को रुला रहा है। अब चलकर दोनों की ही खबर लेती हूँ। वहाँ पर करीब 1 घंटे के बाद अवनी की गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी थी। अवनी गाड़ी से गुस्से से उतरी और फिर सीधा अंदर जाने लगती है। पीछे पीछे ड्राइवर लंच बॉक्स लेकर आ रहा था। अवनी ने पिंक कलर के खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी आज भी कोई जवान लड़की से कम नहीं लगती थी। कोई भी देखकर ये कह नहीं सकता था कि वो एक जवान बेटे की माँ भी हो सकती है। अवनी जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे एक एक स्टाफ का मेंबर खड़े होकर अवनी को ग्रीट कर रहा था, उन्हें गुड मॉर्निंग बोल रहा था। तो अवनी भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर सीधा उनके ग्रीट का जवाब दे रही थी। तभी एक स्टाफ मेंबर ने दूसरे स्टाफ मेंबर की तरफ देखते हुए हल्के से कान में कहा कि यार मैडम तो कभी भी ऑफिस में नहीं आती है, तो आज ऐसे अचानक से मैडम ऑफिस क्यों आई है। तभी दूसरे स्टाफ मेंबर ने उससे कहा कि लगता है कि आज फिर से नील सर की खैर नहीं, आज फिर से उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो सुनना है, सर ने कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए तो मैडम आज ऑफिस तक आ गई हैं। तो अवनी अभी सीधा कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंची और फिर अवनी जैसे ही एक कदम आगे चली, एक गार्ड ने अवनी को रोकते हुए कहा कि मैम आप अंदर नहीं जा सकती हैं, अभी अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो अवनी ने भी हाथ बांधकर उस गार्ड को घूर कर देखा और कहा कि तुम जानते भी होगी मैं कौन हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ। तो गार्ड ने सिर झुकाकर कहा कि जी मैम, लेकिन नील सर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया है कि किसी को भी वो अंदर मत आने दे। तो अवनी ने भी कहा कि तुम्हारे नील सर को तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना कहकर अवनी ने भी कैबिन का गेट अचानक से खोल दिया और फिर जैसे ही सबने अवनी को वहां पर खड़े हुए देखा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वहां पर वानर सेना के साथ साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे हुए थे। अवनी की नजर बस अब नील पर ही टिकी हुई थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। अवनी ने एक कदम नील की तरफ आगे बढ़ाया और फिर नील एकदम से खड़ा हो गया। नील को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अवनी अचानक से ऐसे ऑफिस कैसे आ सकती है। तो वहीं शुभ और निहाल को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ही ज्यादा हंसी, क्योंकि दोनों ही अच्छे से जानते थे कि नील की बैंड बजाने वाली अब आ गई है। तो अवनी अभी नील की तरफ एक कदम और आगे बढ़ी और फिर नील जो 2 कदम पीछे हट जाता है और ये नज़ारा देखकर वहां पर बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। तो अवनी एक और कदम नील की तरफ चली और फिर नील एक और कदम पीछे हटकर हकलाते हुए आवाज में बोलता है कि क्या, क्योंकि क्या हुआ चोरनी, तुम ऐसे अचानक से मेरे ऑफिस आ गई, कोई खास बात है क्या, ऐसे तो कभी भी नहीं आती हो। तो अवनी हाथ बांध कर गुस्से से बोलती है कि क्यों, कोई खास बात होगी तभी मैं यहाँ पर ऑफिस में आ सकती हूँ क्या, उससे पहले नहीं आ सकती हूँ क्या। तो नील ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं आ सकती हो, ये तुम्हारा ही तो ऑफिस है, ये तुम्हारे ही तो सारा चीजें हैं, क्यों रुद्र मैं सही कह रहा हूँ ना। तो रुद्र के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी, उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ अवनी तुम्हारा ही तो ऑफिस है, जब मन करे तुम यहाँ पर आ सकती हो, जब मन करे यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, जब मन करे किसी पर हाथ भी साफ करके चली जाओगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये सुनते ही अवनी बोलती है कि ये तो सही कहा रुद्र भैया आपने, मैं आई भी यहाँ पर हाथ साफ करने के लिए ही हूँ, कोई है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है मुझसे। तो नील ने भी अब अपना सलाइवा कटकते हुए कहा कि देखो यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, अपनी प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी मत करना, हम अपने कैबिन में जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं ना। तो अवनी ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, बात तो अब सबके सामने यहीं पर ही होगी। मुझे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा बेटा खुद को समझते क्या हो, क्या समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को, बोलो। ये सुनते ही निव्यांश जो कि रुद्र के पास में ही बैठा हुआ था वो खुद बे खुद खड़ा हो गया और फिर उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उसकी माँ उसकी भी बैंड बजाने के लिए यहाँ पर आई है। तो नील ने भी ना समझी में अवनी की तरफ देखते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में कुछ बोलना चाहा। तो अवनी बीच में ही बोलती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे आप हो वैसे ही आपका बेटा है, समझे आपने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था और फिर अब आपका बेटा पहले दिन से ही नियति को परेशान करने लगा। पूछो अपने लाडले बेटे से कि शादी को एक दिन भी नहीं हुआ है और फिर ये आकर ऑफिस में क्या कर रहा है ये यहाँ पर। जब टिया से शादी हुई थी तब तो कितने ही दिन तक ये ऑफिस नहीं आया था, वहीं घर में ही घुसा रहता था, लेकिन अब नियति से जब इसकी शादी हो गई है तो दूसरे दिन ही आकर ऑफिस में बैठ गया। पूछो अपने लाडले बेटे से कि नियति ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये उससे कल से बात नहीं कर रहा, ये उससे मुंह फुलाकर घूम रहा है, ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहू ने। पूछो अपने लाडले बेटे से कि अगर नियति ने अपने माँ बाप को बता दिया कि निव्यांश उससे बात नहीं कर रहा है, वो उससे मुंह फुलाकर घूम रहा है, तो हम सब उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे, कोई
जवाब होगा हमारे पास, तब तो ये हमारे आगे पीछे हर वक्त घूमता रहता था। मेरी नियति से शादी करा दो, मैं नियति के बिना नहीं रह पाऊंगा। पापा, आप लोग ही तो कहते हैं ना, मुझे टिया को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे एक खुशी भरी जिंदगी को स्टार्ट करना चाहिए। और अब जब इसकी शादी हो गई है, मुझे ना एक बात बताओ, आप इतना आगे बढ़ने के लिए किसने कहा था इसे? बोलो। पहले ही दिन लड़का आकर ऑफिस में बैठ जाए और फिर देखो नील, या तो आप अपने बेटे से पूछकर सारी चीजें मुझे बता दो, वरना फिर मैं सच कहती हूँ, दोनों ही बाप बेटे को पूरे स्टाफ के सामने डांट कर चली जाऊंगी और फिर मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, आप अच्छे से जानते हो। तो नील ने भी निव्यांश की ओर गुस्से से घूर कर देखा तो निव्यांश ने भी गर्दन झुका ली थी। नील बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, मैं निव्यांश से खुद ही पूछ कर बताता हूँ तुम्हें। अवनी को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो एक और कदम नील की तरफ गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बढ़ती है तो नील तो एकदम से घूम कर निव्यांश के पास दौड़ता हुआ आ गया और फिर उसकी बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? अब तू मुझे बता कि क्या दिक्कत है तेरी? जब तो तू कहता था कि नियति से शादी कर दो, नियति से शादी कर दो, और फिर अब तो तू पहले दिन से ही लड़कर यहाँ पर ऑफिस में आकर बैठ गया। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? बता मुझे, थोड़ी बहुत शर्म है तेरे अंदर या फिर नहीं? खुद तो पिटेगा ही और फिर मुझे भी सबके सामने ही पिटवाएगा क्या यहाँ पर? तो निव्यांश अभी कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है। तो नील ने भी निव्यांश के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर से बोलता है कि तुझसे ही कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब देगा या फिर अपनी माँ से पिटेगा? बता मुझे कि क्या चाहता क्या है तू? तो निव्यांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है और फिर अवनी जो अपना पल्लू अपनी कमर पर टांगती है और फिर सीधा निव्यांश के पास आती हुई बोलती है कि ये जवाब नहीं देगा, ये मुझसे पिट कर ही मानेगा। जब तक ये मुझसे पिटेगा नहीं तब तक इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। इतना कहकर अवनी ने वहीं पड़ी हुई एक फाइल उठा ली और फिर उसे रोल करके निव्यांश को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी नील ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि छोड़ो ना प्लीज, कुछ तो शर्म करो अवनी, तुम देखो ना यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, क्या देख के बोलेंगे हमारे बेटे के बारे में? अवनी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इतना पता है कि इसने नियति को बहुत ज्यादा रुलाया है और फिर इसका जवाब इसे तो देना ही पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों किया। इतना कहकर अवनी ने एक दो तो अब निव्यांश के मार ही दिए थे और फिर नील जो पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, वो बार बार निव्यांश को बचा पा रहा था लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रहा था। इनफैक्ट नील के भी एक दो लग ही गए थे और फिर आखिरकार शुभ अपनी चेयर से उठा और फिर उसने अवनी के बाजू को पीछे से पकड़ते हुए कहा कि बस बस करो ना भाभी की बच्ची, सब देखकर क्या कहेंगे हमारे निव्यांश के बारे में, वो तरह तरह की बातें बनाएंगे जाकर बाहर। तो अवनी भी गुस्से में बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस अपने बेटे को समझा लो कि अगर इसने नियति के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो सच कहती हूँ नियति को हमेशा के लिए उसके घर पर भेज दूंगी और तब तक उसे वहाँ से नहीं बुलाऊंगी जब तक इसे अपने किए पर पछतावा नहीं होगा, जब तक ये उसे खुद आकर सॉरी नहीं बोलेगा, समझे आप सबके सब। अरे बच्चों ने जरा सा मजाक क्या कर दिया इसके साथ, इसने तो नियति से बात करनी ही छोड़ दी, जरा सी बात पर मुंह फुलाकर मेरी बहू पर घूमेगा ये। नील ने भी अब अवनी को पीछे से पकड़ते हुए कहा कि अच्छा अच्छा समझा लूंगा मैं इसे। नील ने अवनी को समझाते हुए फिर से कहा कि यार अब तो तुम चली जाओ। तो अवनी ने एक नजर अभी नील को घूर कर देखा और फिर एक नजर निव्यांश को देखा और फिर वहां से बाहर जाने लगती है और तभी उसे निव्यांश की आवाज सुनाई देती है, नियति को जहाँ पर भी भेजना है भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे नियति से अब कोई भी बात नहीं करनी है मॉम, मैं उससे बात नहीं करने वाला। तो अवनी ने भी हैरानी से निव्यांश की तरफ घूर कर देखा तो निव्यांश अभी अवनी को ही देखे जा रहा था। तो वहीं वानर सेना और बंदरों की टुकड़ी भी अब निव्यांश को हैरानी से देख रही थी, उसे तो जैसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं था, किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि निव्यांश ये सब कुछ बोल रहा है। निव्यांश बहुत ही ज्यादा समझदार और उलझा हुआ लड़का था, फिर भी वो अचानक से ऐसी बातें कैसे कर सकता था, वो भी नियति को लेकर हमेशा के लिए उससे दूर होना चाहता था। तो अवनी धीरे से बोलती है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तो निव्यांश फिर से बोलता है कि यही कि आपको नियति को जहाँ पर भी भेजना है आप भेज दो, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है अब। इतना कहकर निव्यांश ने भी अपनी एक फाइल उठाई टेबल पर और फिर रखते हुए बिना किसी की तरफ देखे वहां से चला जाता है। निव्यांश तो अपनी बात बोलकर वहां से चला गया था, बाकी वानर सेना अवनी और बंदरों की टुकड़ी सब हैरानी से भी निव्यांश को ही देख रहे थे, सबका मुंह खुला का खुला था और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। अवनी ने गुस्से में अभी नील की तरफ घूर कर देखा तो नील ने भी अपनी को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि मैं बात करता ना उससे, पूछता हूँ कि वो इतना ज्यादा क्यों नाराज है, क्या बात हो गई है। तो अवनी ने भी नील की तरफ उंगली दिखाकर कहा कि एक बात याद रखना आप, अगर मैंने दोबारा से नियति की आंखों में आंसू देख लिया न तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा मुझसे बुरा, समझे आप सबके सब।
इतना कहकर अवनी भी वहाँ से गुस्से से चली गई और फिर नील जो बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्र की तरफ देखता रहता है तो रुद्र ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ही क्या कर सकता हूँ, तू ही बता, मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम तुझसे सॉल्व करवाता था। तो नील और रुद्र अभी एक ही कैबिन में आकर खड़े हो गए थे और फिर उनके सामने बंदरों की टुकड़ी खड़ी हुई थी। नील ने अभी बंदरों की टुकड़ी की तरफ घूरते हुए देखकर कहा कि क्या हुआ है निव्यांश को, बताओ मुझे कि वो इतना ज्यादा रूडली क्यों है। तो संकल्प धीरे से बोलता है कि पता नहीं बड़े पापा, हमसे तो उसने कुछ भी शेयर नहीं किया है, हमें नहीं पता है कि वो किस बात से इतना ज्यादा अपसेट है। तो रुद्र ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि निव्यांश की लाइफ में कुछ भी और वो तुम लोगों से कुछ शेयर ना करे, तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं हो, तो सही सही बताओ हमें क्या हुआ है निव्यांश को और वो क्यों इतना ज्यादा नाराज है नियति से। निव्यांश की शादी को हुए एक दिन भी नहीं हुआ और वो अभी से ही नियति से लड़कर बैठ गया है, उस लड़की से बात नहीं कर रहा है, उस पर इतना ज्यादा गुस्सा निकाल रहा है, जबकि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि हमारे रिश्ते जय और जिया के साथ कैसे हैं, कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, इतनी मुश्किल से तो ये रिश्ता जुड़ पाया है, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों की ठीक साथ से शादी हो पाई है, इतनी मुश्किल से तो जिया की बेटियां वापस मिली थी उसे, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों परिवारों के बीच में तालमेल बैठा हुआ है और फिर अब इस निव्यांश की वजह से सब कुछ फिर से खराब नहीं करना चाहता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा और जिया का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। तो संकल्प ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि अरे बड़े पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं बताया है निव्यांश ने, बस हमने इसकी सुहाग रात वाले दिन थोड़ा सा मजाक कर दिया था इसके साथ, लेकिन इतना मजाक भी नहीं किया था कि जो वो इतना ज्यादा नाराज हो जाए और वो भी नियति से इतना नाराज हो जाएगा, मेरा मतलब है कि नियति भाभी से मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और वैसे भी आप ही तो कहते हो ना कि निव्यांश अपने पापा की परछाई है, तो बताइए ना बड़े पापा, किसी से भी नाराज होते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा है कि बड़े पापा आज तक किसी से भी नाराज हुए हों। तो रुद्र ने भी अब नील की तरफ देखा और फिर अचानक उसने अपने मन में कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, नील तो कभी भी किसी से नाराज ही नहीं होता है, वो तो आज तक कभी भी ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं करता है। तो रुद्र ने अभी फिर से बंदरों की टुकड़ी की तरफ घूरते हुए देखा और कहा कि पता करो कि निव्यांश के साथ क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों इतना ज्यादा अपसेट है, क्यों इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, और जितनी जल्दी हो सके पता करो कि निव्यांश को हुआ क्या है। समझे तुम सब के सब, वो नियति से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वो उससे इतना ज्यादा नाराज है। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश जो अपने कैबिन में गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा था और फिर तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। निव्यांश ने अपना फोन उठाया और फिर गुस्से में बोलता है कि टिया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, समझे तुम खुद को समझती क्या हो। तभी दूसरी तरफ से टिया की भी आवाज आती है जो एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी समझती हूँ खुद को, जिसे तुमने डाइवोर्स दे दिया और हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया, मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी निव्यांश प्रताप सिंह, तुम्हें मेरा कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। तो निव्यांश ने कहा कि तुम ठीक नहीं कर रही हो ये मेरे साथ, समझी तुम। तो टिया बोलती है कि तुम भाइयों ने ठीक किया था क्या मेरे साथ, एक वीडियो तुमने मेरे पापा को दिखाई थी और फिर एक वीडियो मैं वानर सेना को दिखाऊंगी, और अगर चाहते हो कि मैं वो वीडियो वानर सेना को ना दिखाऊं तो चुपचाप से वो करते रहो जो मैं कह रही हूँ, वो करो जो मैं चाहती हूँ, समझे तुम, नहीं तो तुम्हारी लाइफ शादी के बाद भी वैसी ही हो जाएगी जैसे मेरे साथ थी, वरना सच कहती हूँ निव्यांश, तुम्हारी सुहाग रात तो बाद में होगा, डाइवोर्स पहले हो जाएगा, समझे तुम। तो निव्यांश ने इस बार थोड़े से कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि डाइवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं अपनी नियति को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस पर टिया ने हंसकर कहा कि ये बात तो तुमने सही कही है, बिल्कुल तुम्हारी नियति बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन जरा सोचो अगर तुम उससे ऐसे ही दूरी बनाते रहोगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, वो तो फिर और भी ज़्यादा टूट जाएगी ना। तो निव्यांश ने गुस्से में कहा कि चाहती क्या हो तुम टिया, बताओ मुझे। तो टिया ने भी हंसकर कहा कि यही कि तुम कभी भी नियति के करीब ना जाओ, कभी भी तुम उसे उसकी पत्नी होने का हक मत दो। वो क्या है ना कि कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति कहीं और जाए, और फिर मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तुम कहीं और जाओ, मुझे भी तो मेरे पति से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, इसीलिए तुम्हें नियति से दूरी ही बनाकर रखनी पड़ेगी, समझे तुम। तो निव्यांश बोलता है कि क्यों आग से खेल रही हो तुम, जल जाओगी टिया, इस बार तुम बहुत बुरी तरह से राख हो जाओगी। तो टिया बोलती है कि तुम लोगों ने जला तो उसी दिन दिया था मुझे जिस दिन मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखा दी थी, और इस बार बाजी मेरे हाथों में है, समझे तुम। अगर नियति तुम्हें छोड़कर नहीं गई ना, फिर भी वो वानर सेना जब उस वीडियो को देखेगी तो फिर तुम बंदरों की टुकड़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, और फिर जानते हो ना कि वानर सेना को अगर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या करेंगे, वो तुम साथ
तुम्हारे भाइयों को घर से भी निकाल देगी और फिर शायद कभी कोई रिश्ता भी ना रखे तुम्हारे साथ। इसीलिए बेहतर वही होगा जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। तो निव्यांश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही टिया बोलती है कि बस बस मैंने कह दिया है ना कि तुम नियति के करीब नहीं जाओगे, तुम उससे कोई रिश्ता नहीं बनाओगे, तो मतलब तुम उसके करीब नहीं जाओगे। और अगर तुम गलती से भी चले गए ना तो नियति की इज्जत सबके सामने नीलाम हो जाएगी, समझे तुम। तो निव्यांश ने भी अब इतना ही सुना था कि तभी फोन फेंक कर जोर से मारा और फिर निव्यांश का गुस्सा पूरे तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और तभी उसने कैबिन के बाहर बंदरों की टुकड़ी को देखा तो निव्यांश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि हाँ क्या कर रहे हो तुम सब के सब, यहाँ से जाओ जाओ यहाँ से, मुझे तुम सब से किसी से भी बात नहीं करनी है, अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से तुम सब के सब, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तो धैर्य बोलता है कि ऐसा क्या हो गया है जो तू इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तू इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पर निकाल रहा है। लेकिन ये बात तो बहुत गलत हुई ना यार कि तूने तो नियति से बात करना ही छोड़ दिया है, तू इतना ज्यादा उससे क्यों नाराज है, कहाँ तू हमेशा नियति के आगे पीछे घूमता रहता था, चोरी चोरी उससे मिलने जाता था और फिर अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, वो तेरे सामने है, तेरे पास में है, तो तूने उसे खुद से ही दूर कर दिया है, तू उससे बात नहीं कर रहा है, एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा तूने कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो कैसा फील कर रही होगी, वो भी तो कुछ सपने लेकर प्रताप हाउस में आई होगी ना, वो कितना प्यार करती है तुझसे, लेकिन तुम्हें तो उसके सारे सपने ही तोड़ दिए यार, ऐसा कैसे कर सकता है तू निव्यांश। तभी निर्भय ने भी थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाकर कहा कि अरे अगर तुझे गुस्सा ही करना था हमने तेरे साथ सुहाग रात पर मजाक ही क्यों किया, तू तो बस गुस्सा हम पर ही निकाल रहा था क्योंकि हमने ही तो किया था मजाक, इसमें स्नो वाइट की तो कोई गलती ही नहीं है, तुझे गुस्सा निकालना था तो हम सब पर निकालता ना, स्नो वाइट पर क्यों निकाल रहा है, उसने तो संकल्प को बहुत ज्यादा मना किया था, वो इस चीजों में भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन संकल्प ने ही कहा था कि निव्यांश गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा, उसने कभी किसी पर गुस्सा नहीं करा है, अगर पता होता कि तू इतनी सी बात पर उस लड़की से बात करना छोड़ देगा, उससे नाराज हो जाएगा, तो कभी भी हम तेरे साथ ऐसा कोई भी मजाक नहीं करते यार। तो निव्यांश ने भी गुस्से में कहा कि हो गया अब तुम सबका, तो जाओ निकलो यहाँ से अभी के अभी, तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम से किसी से भी बात नहीं करनी है, भागो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाए, समझे तुम सबके सब, तो निकलो यहाँ से। इतना कहकर निव्यांश ने अभी सबको कैबिन के बाहर ढकेलना शुरू कर दिया और फिर कैबिन का गेट अंदर से बंद कर लिया। तभी संकल्प कैबिन के बंद गेट को देखकर बोलता है कि तो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो हमें अब अपने तरीके से ही मनाना पड़ेगा, बहुत हो गया है इसका। तो धैर्य ने कहा कि तो कैसे मानेगा यार, मुंह पर गेट बंद कर दिया है साले ने, बदतमीज कहीं का, एक नंबर का पागल हो गया है, ये भी नहीं सोचा कि मैं मामा हूँ इसका। तो निर्भय ने भी एक आईब्रो चढ़ाकर देखा और जैसे कहना चाहता हो कि रियली तू मामा है उसका। तो संकल्प ने भी अब धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि मामा कुछ भी करके निव्यांश का लैपटॉप लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी से ही कोई सुराग मिल सकता है, तभी हमें पता चल सकता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्या सोच रहा है और किस बात से इतना ज्यादा नाराज है। तो धैर्य बोलता है कि लैपटॉप कैसे पता चलेगा, कैसे पता कर पाएगा लैपटॉप से। तो संकल्प ने कहा कि निव्यांश हमेशा अपना सोशल मीडिया अकाउंट लैपटॉप से ही अटैच करता है, तो हो ना हो हमें उसके लैपटॉप से कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा, शायद हमें पता चल जाए कि वो किस बात से इतना ज्यादा नाराज है, क्योंकि मोबाइल तो वो हमें देने से रहा, वो हमें अपना मोबाइल कभी भी नहीं देखा। तीनों ही इस बारे में अभी बात ही कर रहे थे कि तभी निव्यांश ने अपने कैबिन का गेट खोला और फिर तीनों उसे देखने लगते हैं और फिर निव्यांश ने एक किलर लुक उन तीनों को घूर कर देखा और फिर गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही संकल्प ने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि मामा तू इसका लैपटॉप चेक कर और मैं इसके पीछे जाता हूँ कि ये कहाँ पर जा रहा है और फिर मैं पता करता हूँ कि आखिर इसका मुंह किस बात से फूला हुआ है। तो संकल्प अभी वहां से जैसे ही जाने को हुआ तभी निर्भय बोलता हो कि यार मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, मुझे भी तो पता करना है कि आखिर ये किस बात पे मुंह फुलाए है। तो संकल्प और निर्भय अब दोनों ही निव्यांश के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वहीं धैर्य जो निव्यांश के कैबिन में चला गया और फिर उसके लैपटॉप को खोलकर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश जो प्रताप इंडस्ट्री से निकलकर सीधा पार्किंग एरिया में आ चुका था और वो गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। तो संकल्प ने भी अपनी बाइक निकाली और फिर निर्भय को पीछे बैठाया और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, वो अभी उसका पीछा करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ से सौम्या और नरेन ने भी प्रताप खानदान से इजाजत लेकर अपने घर जाने का डिसाइड कर लिया था। आज वो अपने घर जाना चाहते थे क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए थे सिर्फ प्रताप हाउस में ही रुक रहे थे। तो दोनों ही अब गाड़ी में बैठे हुए थे। तो सौम्या अपने घर जाने के लिए थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी क्योंकि शायद 2 साल के बाद वो अब फाइनली अब अपने घर पर जाने वाली थी। सौम्या को हमेशा यहाँ की याद आती थी, मगर नरेन के
कहने पर वो अमेरिका से यहाँ पर अकेले नहीं आ पा रही थी। दोनों को ही नहीं पता था कि धैर्य ने घर में धानी को रखा हुआ है, उनकी बहू घर पर ही रहती है। तो नरेन ने भी गाड़ी अपने बंगले के बाहर आकर रोकी और फिर दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे और दोनों ने ही एक दूसरे की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। दोनों ही बहुत प्यार के साथ अपने ही बंगले के अंदर आ रहे थे। जैसे ही वो दोनों अभी बंगले के अंदर आए तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। धानी एक सिंपल सा लोवर टी शर्ट पहनकर घर की रसोई में काम कर रही थी। शायद वो घर की रसोई को साफ कर रही थी। दोनों ने ही अब अपने बंगले में किसी लड़की को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। उनकी आंखें तो लगभग अब बाहर ही आने वाली थी। वो दोनों तो बस घूर घूर कर धानी को ही देखे जा रहे थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। तो सौम्या ने भी हैरानी से अभी नरेन की तरफ घूर कर देखा और फिर हल्की आवाज में कहा कि नरेन, तुम्हें नहीं लगता है कि हमने इस लड़की को कहीं पहले भी देखा है? तो नरेन बोलता है कि नहीं, मैंने तो इस लड़की को कहीं भी नहीं देखा है, शायद तुमने देखा हो। तो सौम्या बोलती है कि ये कुछ ऐसी नहीं लगती है कि जैसे अंशिका की फ्रेंड निव्यांश की शादी में आई थी। ये मुझे लगता है कि ये शायद वहाँ पर आई थी, मैंने इसे पहले देखा है, जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। तो नरेन भी बोलता है कि मैंने तो ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा था। अब मुझे नहीं पता है कि ये लड़की कौन है। तुमने देखा होगा तो शायद इसी से ही पूछ लेते हैं कि अब हमारे घर पर ये क्या कर रही है। तो सौम्या ने भी अब धानी को आवाज लगाते हुए कहा कि ये लड़की। धानी तो अपने काम करने में ही बस अपनी ही धुन में बिजी थी। तो सौम्या ने भी फिर से एक बार आवाज लगाते हुए कहा कि ये लड़की, तुम्हें बुला रहे हैं हम, यहाँ पर आओ। तो सौम्या की आवाज सुनकर धानी एकदम से पलटकर सौम्या और नरेन को देखती है। तो धानी के तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। धानी अच्छे से जानती थी कि सौम्या और नरेन धैर्य के मम्मी पापा हैं और फिर उन्हें इस तरह से अपने सामने देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। धानी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। सौम्या उसके पास आकर बोलती है कि बेटा तुम कौन हो? तो धानी के मुंह से एकदम से आवाज ही नहीं निकली। तो सौम्या ने भी एक बार फिर से धानी से पूछा कि बेटा तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ पर? तो धानी ने भी अपना सलाइवा गटक कर धीरे से कहा कि जी सफाई कर रही थी मैं। तो नरेन ने बड़े ही प्यार से पूछा कि वो तो हमने भी देख लिया है कि तुम आराम से यहाँ पर सफाई कर रही थी, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी सौम्या भी बोलती है कि तुम अंशिका की फ्रेंड हो ना, जो प्रताप हाउस में शादी में आई थी, मैंने तुम्हें वहां पर देखा था। तो धानी ने तो अब डर के मारे ना में गर्दन हिला दी थी। तो सौम्या फिर से बोलती है कि फिर तुम कौन हो? अगर तुम अंशिका की फ्रेंड नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तो धानी धीरे से बोलती है कि जी मैं अनाथ हूँ। तो सौम्या को अब थोड़ा सा बुरा लगा था कि उसे कहीं ना कहीं धानी के अंदर किट्टू और दिशा नजर आ रही थी। वो दोनों भी तो माँ बाप के होते हुए अनाथों की तरह जिंदगी गुजार रही थी, अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। तो सौम्या ने बहुत ही प्यार से धानी की तरफ देखते हुए कहा कि ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, कोई भी अनाथ नहीं होता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे अपनी माँ समझ लो, ओके? तो सौम्या के इतने प्यार से बोलने पर धानी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी और वो अभी बहुत तेज तेज रोना चाहती थी। और फिर तभी नरेन ने कहा कि बस बहुत हुआ सौम्या, क्यों बच्चे की जान लेने पर तुली हो तुम? इतने सवाल क्यों कर रही हो मेरी बच्ची पर? तो धैर्य ने भी किसी मेड को रखा होगा। सौम्या हैरानी से नरेन की तरफ देखने लगी। तो नरेन ने भी कंधे उचकाकर कहा कि हाँ, और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये धैर्य की गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तुम्हारे सामने ही तो धैर्य ने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी से प्यार करता है। ये सुनकर तो धानी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो तो चाह कर भी अब अपनी सही आइडेंटिटी नरेन और सौम्या को भी नहीं बता पाई थी। वो नहीं बता पाए कि वो धैर्य की पत्नी है और फिर उन दोनों की बहू भी है। तो नरेन ने फिर बिना सोचे समझे ही धानी को घर की मेड ही समझ लिया था। न जाने उसने क्या देखा कि उसने उसे घर की मेड बता दिया। तो सौम्या ने भी धानी की तरफ प्यार से देखा और फिर कंफर्म करते हुए कहा कि तुम मेड हो क्या? तो धैर्य ने तुम्हें क्या यहाँ पर काम करने के लिए रखा है? अब धानी के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो क्या कहती। उसका धैर्य का रिश्ता ही क्या है, जबकि धैर्य ने कभी भी धानी के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कभी भी धानी को प्यार से देखा तक नहीं था, तो वो कैसे अब अपना और धैर्य का रिश्ता बताती। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी नरेन ने सौम्या की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा कि चलो ना सौम्या, तुम भी जरा सी बात को लेकर बैठ गई हो, कितना ज्यादा सवाल कर रही हो, बेचारी छोटी सी बच्ची हुई, उसे अपना काम करने दो, ओके? इतना कहकर नरेन सौम्या को खींचता हुआ वहां से लेकर चला गया और फिर धानी जो चुपचाप से उन्हें जाता हुआ देख रही थी। धानी की आंखों में आंसू बह गए थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने लगी थी। और फिर आज धानी को पहली बार ये महसूस हुआ था कि इतने बड़े घर में उसकी हैसियत एक नौकर से ज़्यादा नहीं है। वो शायद अब उस घर की नौकरानी ही की तरह वहाँ पर रह सकती है। और फिर
धानी ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो आज से धैर्य के घर की उसकी पत्नी बनकर नहीं, उसकी नौकरानी बनकर रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश ने गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रोकी और फिर उस क्लब के अंदर चला गया। तो संकल्प ने भी अब बाइक निव्यांश के बाइक के बिल्कुल पीछे आकर रोक दी थी और वो दोनों ही भाई जल्दी जल्दी से अंदर उतरकर निव्यांश के पीछे पीछे चले गए थे। दोनों ही जब क्लब के अंदर आए तो उन्हें निव्यांश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों ही अब निव्यांश को ही देख रहे थे। दोनों ने ही निव्यांश को ढूंढना शुरू कर दिया था। आधे घंटे स्ट्रगल करने के बाद दोनों ने ही निव्यांश को एक कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। देखते ही देखते निव्यांश उस कमरे के अंदर चला गया था। तो संकल्प बोलता है कि यार हो ना हो निर्भय, निव्यांश को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तभी तो वो यहाँ पर ऐसे चोरी छुपे किसी कमरे में जाकर उससे मिलने आया है। मुझे लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो इसके साथ है, तभी वो नियति से बात नहीं कर रहा है शायद। तभी निर्भय बोलता है कि तो क्या यहीं पर खड़े रहेंगे, क्या हम अंदर जाकर देखते हैं ना कि निव्यांश को किसने परेशान करके रखा हुआ है, कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है जिससे वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो संकल्प बोलता है कि हाँ तू शायद बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर तभी संकल्प का फोन वाइब्रेट होता है। संकल्प ने अपना फोन चेक किया तो अभी धैर्य का फोन आ रहा था। तो संकल्प ने अब थोड़ा सा हैरानी से फोन रिसीव करके कहा कि हाँ मामा क्या खबर है, कुछ पता चला कि निव्यांश को क्या प्रॉब्लम है। तो अभी धैर्य बोलता है कि भाई यार खबर तो बहुत ज़्यादा बुरी है। चुड़ैल भाभी ने निव्यांश को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया हुआ है, जिसके चलते निव्यांश स्नो वाइट के पास नहीं जा रहा है। ये सारा किया धरा उस चुड़ैल भाभी का ही है। तो संकल्प बोलता है कि तो इस चुड़ैल भाभी का कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, इसे अब रास्ते से फिर से हटाना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि इसे ऐसे नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या करें, निव्यांश ने ही कहा था कि रहने दे, इसके बाप को बता दिया है तो काफ़ी है। अब देख कैसे हमारे पीछे फिर से पड़ गई है, इस चुड़ैल भाभी को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो धैर्य बोलता है कि हाँ हाँ संकल्प, इसका परमानेंट इलाज कर अब तू, वरना ये फ्यूचर में भी स्नो वाइट और निव्यांश के बीच में ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है और इन दोनों के बीच में फिर से दूरियां ला सकती है। हमें इसका परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। संकल्प ने कहा कि टेंशन मत ले, आज इसकी बैंड बजा ही देता हूं मैं। इतना कहकर संकल्प ने फोन को कट कर दिया और फिर फोन को अपनी जेब में रख लिया। संकल्प और निर्भय ने भी अपनी कमरे का गेट खोला और फिर अंदर चले गए। अंदर जाते ही संकल्प और निर्भय ने जब निव्यांश और टिया को वहां पर बैठे हुए एक साथ में देखा तो उन दोनों को देखकर उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे। तभी उन दोनों को देखकर टिया ने भी हैरानी से नहीं बल्कि ताली बजाकर एटीट्यूड के साथ बोलती है कि क्या बात है, मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों हनुमान लक्ष्मण अपने राम का पीछा नहीं छोड़ोगे। क्या बात है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था मैंने। जब आ ही गए हो तो ठीक है, फिर तीनों को साथ में ही ब्लैकमेल कर लेती हूँ, तीनों को ही एक साथ में ही बता देती हूँ कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो संकल्प ने निव्यांश की तरफ घूर कर देखा और फिर निव्यांश ने अपनी नजरें झुका ली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो नियति के साथ गलत कर रहा है। तो संकल्प ने भी अब फिर से टिया की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि साफ साफ बोलो, हमसे क्या चाहिए तुम्हें। तो टिया भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलती है कि फिलहाल तो तुम दोनों घुटनों पर बैठ जाओ, तुम तीनों को घुटनों पर देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए जो तुम तीनों को घुटनों पर देखकर ही मिलेगा। वैसे यहाँ धैर्य भी होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल तो तुम तीनों ही बैठ जाओ यहाँ पर घुटनों के बल। तो निव्यांश निर्भय हैरानी से अभी टिया को गुस्से से देखने लगे थे। फिर उन्होंने भी अपने बराबर में देखा जहाँ पर संकल्प घुटने के बल बैठा हुआ था। टिया के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि टिया आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए, बताओ, क्यों तुम हम सबके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, क्यों ऐसी चालें चल रही हो हम सबके साथ। देखो अब तो हम घुटनों के बल भी बैठ गए ना, कहो तो पुश अप भी मार कर दिखा देंगे हम। तो टिया ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि सीखो निव्यांश अपने भाई से कुछ कुछ तो सीख लो इससे, मेरे कहते ही घुटनों के बल आकर बैठ गया। अब तुम दोनों भी क्या सोच रहे हो, बैठ जाओ ना मेरे सामने आकर घुटनों के बल, क्योंकि मुझसे ना अब रहा नहीं जा रहा है। तो निव्यांश ने तो अब हैरानी से एक बार संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर एक बार टिया की तरफ देखा। तो संकल्प ने भी अब निव्यांश का हाथ पकड़कर उसे भी बैठाते हुए कहा कि अब बैठ भी जाओ ना महारानी, जो बोल रही है सही तो बोल रही है। फिर उसने भी निर्भय को भी हाथ पकड़कर बैठा लिया। तीनों ही अब घुटनों के बल टिया के सामने आकर बैठे हुए थे। तो टिया अब सोफे पर आराम से महारानी की तरह बैठी और फिर उसने भी अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करके बोलती है कि तुम तीनों ऐसे ही बैठे रहो ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम तीनों ऐसे ही बैठे रहो, मेरे आंखों को सुकून देते रहो। तो संकल्प बोलता
बोलता है कि अब तो हम तीनों ऐसे ही बैठ गए हैं, अब बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तुम क्यों निव्यांश की जिंदगी में ग्रहण बन के फिर से आ गई हो? क्यों तुम उसे इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रही हो? क्या लोगी निव्यांश को छोड़ने का? बताओ हमें। तो टिया भी मुस्कुरा कर बोलती है कि फार्म हाउस, मुझे फार्म हाउस चाहिए। और ये सुनते ही संकल्प झट से खड़ा हुआ और फिर झट से बोलता है कि तुम्हारे बाप का है क्या जो तुम्हें हम फार्म हाउस दे देंगे। तो टिया ने भी संकल्प को देखा तो संकल्प ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। संकल्प फिर से वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और फिर बड़े ही प्यार से बोलता है कि हाँ फार्म हाउस दे देंगे हम तुम्हें, और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। तो टिया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि इससे ज़्यादा तुम लोग मुझे दे भी नहीं सकते हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ओके, मुझे सिर्फ फार्म हाउस ही चाहिए। तो संकल्प बोलता है कि क्यों नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। अरे हमारे पास सिर्फ एक फार्म हाउस थोड़ी ना है, पता नहीं कितने सारे फार्म हाउस हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन सा फार्म हाउस चाहिए। तो टिया ने भी फिर से एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारी औकात है मुझे फार्म हाउस देने की। अब संकल्प को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था टिया की बातों पर, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए प्यार से कहा कि औकात तो बहुत है हमारी, तुम अपना मुंह तो खोलो, हमारी औकात तुमसे बहुत बड़ी है। तो टिया ने भी अपने निव्यांश की तरफ देखा और फिर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारा ये भाई अगर मेरी लाइफ में आग नहीं लगाता ना तो सच कहती हूँ मैं कभी भी तुमसे इतनी बड़ी डिमांड नहीं करती, कभी भी मैं तुम्हारी ये इतनी कीमती चीज नहीं लेती तुमसे, मगर अब मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। लेकिन अब तो तुम स्नो वाइट को बचाने के लिए मेरी डिमांड को पूरी करोगे ही, है ना निव्यांश, मैं सच कह रही हूँ ना। इतना कहकर उसने एक बार फिर से संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प बोलता है वैसे तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वीडियो है जो तुम स्नो वाइट को बदनाम कर दोगी, जरा हमें भी तो पता चले। तो टिया भी उठकर संकल्प के पास आई और फिर वो कॉन्फिडेंट के साथ अपना मोबाइल उसके हाथ में रखकर बोलती है कि ये देखो अपनी भाभी और भैया की वीडियो, अगर ये वीडियो मीडिया में चली जाए तो फिर सबको तो पता चल जाएगा ना कि निव्यांश कितना ज़्यादा अय्याश किस्म का इंसान है, वो कितना ज़्यादा अय्याशी करता था लड़कियों के साथ, और शायद कुंवारी लड़कियों के साथ उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। तो संकल्प ने भी टिया से वो मोबाइल लिया और फिर वीडियो को देखने लगता है। ये उसी दिन की वीडियो थी जब नियति मजबूर होकर निव्यांश के पास लेट गई थी, लेकिन टिया ने वो सारी फुटेज इस तरीके से निकाली हुई थी कि सबको यही लगता कि निव्यांश किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा है, और वो कुंवारी लड़की थी क्योंकि निव्यांश और नियति की तब शादी नहीं हुई थी। तो संकल्प ने भी ये वीडियो देखकर मुस्कुरा कर बोलता है कि लेकिन ये तो नियति नहीं लग रही है ना, तो फिर नियति कैसे बदनाम हो जाएगी। इतना कहकर संकल्प ने निर्भय को देखा और फिर निव्यांश को। तो निर्भय ने भी वो वीडियो देखकर कहा कि हाँ संकल्प तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें तो स्नो वाइट का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है, तो फिर स्नो वाइट कैसे बदनाम हो जाएगी। अगर कोई बदनाम होगा तो निव्यांश बदनाम होगा, स्नो वाइट बदनाम नहीं होगी इस वीडियो से। तो निव्यांश ने भी अब उस वीडियो को गौर से देखा और फिर संकल्प और निर्भय को दोनों ने ही आंखों में कुछ इशारा किया, और फिर निव्यांश जो अपने भाइयों का इशारा समझकर बोलता है कि कह तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें स्नो वाइट थोड़ी ना बदनाम होगी, स्नो वाइट का तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, इसमें क्या ही पता चलेगा कि मेरे साथ कौन लड़की है। स्नो वाइट का तो चेहरा बिल्कुल बिल्कुल धुंधला सा ब्लर सा दिखाई दे रहा है, साफ चेहरा ही नहीं दिख रहा है, बदनाम तो अगर होगा तो मैं हो जाऊंगा। तो संकल्प बोलता है कि तो फिर हो जाना बदनाम, एक फार्म हाउस बच जाएगा हमारा। तो निव्यांश ने हैरानी से अब संकल्प को देखने लगता है और फिर तभी निर्भय बोलता है कि हाँ ठीक ही तो कह रहा है संकल्प, प्लीज भाई तू हो जाना बदनाम, एक फार्म हाउस बच जाएगा हमारा, वैसे भी तू तो लड़का है ना, तेरे बदनाम होने से क्या ही फर्क पड़ेगा हम लोगों को, तू बदनाम हो जा, मुझे ना कोई दिक्कत नहीं लग रही है इस वीडियो में। ये सुनकर तो टिया हंसने लगती है और फिर वो तीनों ही भाइयों को देखकर बोलती है कि क्या बात है निव्यांश, तुम्हारे भाई तो तुम्हें खुद ही बदनाम करने पर तुले पड़े हैं, और फिर एक काम करती हूँ इस वीडियो को मैं वानर सेना को भेज ही देती हूँ ताकि तुम्हारे घर के बड़ों को पता चल ही जाए कि तुम बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, तुम भी ना बदनाम होकर ही रहोगे अब मेरे हाथों से। तो संकल्प बोलता है कि हाँ भेज दो, मेरा भाई जब बदनाम होगा ना और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आती है तो फिर कैसा लगता है, बाय गॉड मेरे भाई की तो फैन फॉलोइंग ही बढ़ जाएगी, है ना निव्यांश भाई, तू ना एक बार बदनाम हो ही जाए इसके हाथों से। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या बंदरों की टुकड़ी फिर से निव्यांश और टिया की गुत्थी को कर पाएगी सॉल्व, या फिर टिया बर्बाद कर देगी निव्यांश और नियति की शादीशुदा जिंदगी को, ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।